तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको ये प्रोजेक्ट यहाँ से आपको मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये नहीं दिख रहा हो तो यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये टैब मिलेगा, इसको टैप करना है। अगर यहाँ पे भी प्रोजेक्ट ना मिले तो आपको व्यू में जाना है, व्यू में टूल विंडो में जाना है एंड यू नीड टू सर्च फॉर प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट वाला जो आपका विंडो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होगा कि आपको यहाँ नहीं दिखेगा ये, या ये हट चुका होगा। जैसे कि मैं यहाँ से इसको हटाना चाहूँ तो मैं हटा सकता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो रिमूव फ्रॉम साइड बार करूंगा तो ये हट चुका है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं हटा हुआ होगा, आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रोजेक्ट दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो आपको यहाँ व्यू में आना है, टूल विंडो में जाना है और प्रोजेक्ट पे टैप करना है। ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया और फिर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, मेरे ख्याल से ये अनेबल रहेगा अगर मैं इसको हटाता हूँ। हाँ, तो अभी देखो आपका प्रोजेक्ट यहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिखेगा, प्रोजेक्ट पे टैप करते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं क्योंकि ये एंड्रॉइड स्टूडियो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे उसके हिसाब से सेटिंग्स होती हैं। बट आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट को ही ओपन करना है। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा और ये कुछ 3 इस तरीके से दिखेगा, स्क्रैचेस एंड कंसोल, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होगा मेन। तो इसके अंदर आते हैं तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक्चुअल में आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, फ्लटर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनको समझेंगे कि इनका मेन क्या रोल होता है। ठीक है, यही सेम चीज़ हम VS कोड में भी देखेंगे कि VS कोड में कहाँ देखने को मिलता है अपन को। तो VS कोड मैंने ओपन कर लिया और अगर आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आपका प्रोजेक्ट है, ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। और जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, सेम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है जो आपका VS कोड में दिख रहा है वही सेम आपका एंड्रॉइड स्टूडियो में दिख रहा है। बस दोनों का जो ID का डिफरेंस है वो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में हम इसी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं जिससे कि मेरे को आइडिया हो जाए डेवलपमेंट में जाने से पहले कि कौन सी फाइल ज़्यादातर यूज़ में आती है जब भी हम फ्लटर ऐप डेवलप करते हैं, कौन सी फाइल कब यूज़ में आती है, कौन सी फाइल का क्या रोल रहता है। ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये इस स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन मेरे कंपोनेंट्स रहने वाले हैं वो कौन से रहने वाले हैं, कौन सा बिगनर लेवल पे मेरे को टच करना होगा, कौन सा एडवांस लेवल में मेरे को चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, और ये फोल्डर्स है यहाँ पे तो क्यों है। ठीक है, इनका क्या मेन इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए चलते हैं सीधा पीपीटी के अंदर। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये वो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है जो भी अपन देख के आए हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो हम इसी की बात करने वाले हैं कि इन फोल्डर्स का क्या रोल है। सबसे पहले चलते हैं, हमारा सबसे पहला जो फोल्डर है वो है डॉट आइडिया फाइल। जो आपका डॉट आइडिया फोल्डर होता है उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड जो स्पेसिफिक सेटिंग्स रहती है वो स्टोर रहेगी उस पर्टिकुलर आईडी की या एडिटर की जिसको भी आप ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं The dot idea folder contains your code editors। कोड एडिटर्स मतलब क्या हो गया, आपका जो आईडी है उस आईडी का जो प्रोजेक्ट रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी उस आईडी की सेटिंग्स होगी वो आपके डॉट आइडिया के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, तो इस फोल्डर को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आपकी आईडी मैनेज करेगा। ये जो आइडिया फाइल होगी ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होगा। ठीक है, तो हर प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है चेंजेस हो इसमें, कुछ प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपने कुछ और चेंजेस कर रखे होंगे तो वो उस प्रोजेक्ट के डॉट आइडिया फाइल में होंगे। अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर वो दूसरे चेंजेस कर रखे होंगे उस पर्टिकुलर आईडी के रिगार्डिंग, तो वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की डॉट आइडिया फाइल के अंदर कैरी करेंगे। ठीक है, तो नो नीड टू मेक एनी मैनुअल चेंजेस है। तो इसका जो लोगो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, आपको दिख रहा होगा फोल्डर के आगे ऐसा सेटिंग्स जैसा आपको एक लोगो दिख रहा होगा फैन टाइप, एंड देन यहाँ पे आपका डॉट आइडिया नाम से एक फोल्डर होगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही होगा क्योंकि हम लाइन वाइज ही चल रहे हैं। तो उसके बाद में आता है आपका एंड्रॉइड फोल्डर। जैसा कि आपको पता है कि फ्लटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एंड्रॉइड पे ऐप डिप्लॉय कर सकते हो, देन आप iOS पे डिप्लॉय कर सकते हो, विंडोज पे कर सकते हो, मैक पे कर सकते हो, क्रोम पे कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। तो ये जो फोल्डर्स हैं, जैसे एंड्रॉइड नाम का फोल्डर होगा तो यहाँ पे आप एंड्रॉइड स्पेसिफिक कोई कोड अगर आपको करना है आगे चल के, यार जो मेरा कोड है फ्लटर का ये कॉमन रहेगा लेकिन ये चीज़ ना एंड्रॉइड में मिलती है, तो मेरे को ये इससे रिलेटेड कोई काम अगर करना है तो मेरे को एंड्रॉइड में करना पड़ेगा। तो वो फिर आपको एंड्रॉइड फोल्डर में जाके कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि आगे जब आप डिप्लॉय करोगे तब आप उसमें चेंजेस करोगे। अगर आपका ऐप उस टाइप से फंक्शन नहीं करता है या आपको कोई एडिशनल फीचर है जो एंड्रॉइड का यूज़ करना है अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर, तो आप इस एंड्रॉइड फोल्डर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉइड फोल्डर इनसाइड द फ्लटर प्रोजेक्ट कंटेन्स द एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक सेटिंग्स। तो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक सेटिंग्स का मतलब क्या हुआ, एंड्रॉइड के रिगार्डिंग, क्योंकि जो भी आप फ्लटर ऐप डेवलप कर रहे हो वो एक्चुअल में जो बनती है वो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के हिसाब से चल रही है, अगर वो एंड्रॉइड में डिप्लॉय हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं जो एंड्रॉइड पे अप्लाई होंगे, बाकी किसी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, वो सिर्फ एंड्रॉइड के लिए है, तो वो आपका जो चेंज अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको इस एंड्रॉइड फोल्डर की जरूरत रहेगी। 90 to 95% आपको इस फोल्डर में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ 5% के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो भी कुछ सर्टेन टास्क या एडिशनल फीचर्स को एड ऑन करने के लिए अपन को एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फोल्डर की रिक्वायरमेंट रहती है। इफ यू नीड टू राइट एनी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड
यू विल बी मेकिंग चेंजेस इन हेयर। और अगर आपको ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिखना है, ये केवल एंड्रॉयड के लिए नहीं है, अगर आप iOS के प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी कुछ अलग कोड लिखना चाहते हो तो वहाँ पे एक आपको iOS का फोल्डर भी मिलेगा। अगर आप विंडोज़ के रिगार्डिंग कुछ करना चाहते हो तो वहाँ पे विंडोज़ का फोल्डर भी मिलेगा। अगर आप वेब के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वहाँ पे एक वेब का फोल्डर भी मिलेगा। अगर आप मैक के रिगार्डिंग या लाइनक्स के रिगार्डिंग भी कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो उन सभी के लिए भी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एक फोल्डर होगा, जिसमें आप उस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग कुछ एडिशनल या कुछ सर्टेन थिंग्स चेंज करना चाहते हैं जो उस प्लेटफॉर्म के लिए ही अप्लाई हो, तो उस केस में आपको वो फोल्डर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ऐसे ही हमारा एंड्रॉयड फोल्डर होता है और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको एंड्रॉयड का फोल्डर आएगा, उसमें 3 डॉट्स होंगे, देन एंड्रॉयड नाम होगा और यहाँ ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका नाम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे क्लासिको मेरा प्रोजेक्ट है तो क्लासिको अंडरस्कोर एंड्रॉयड। देन बात करते हैं अपन नेक्स्ट मिलता है फोल्डर आपको बिल्ड। अब बिल्ड क्या है? बिल्ड आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। नाम से क्या समझ में आ रहा है कि जब भी आप कोई चीज़ को डेवलप कर रहे हो, प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, क्यों क्रिएट कर रहे हो? क्योंकि आप उसमें कुछ प्रोडक्ट बनाओगे तो बिल्ड करोगे। ठीक है, तो आपने कोडिंग लिखी फ्लटर के अंदर और फाइनली आप क्या कर रहे हो, उसको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करके देख रहे हो डिबगिंग के लिए कि यार मेरा जो प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अब इसमें भी 2 तरह के होता है, एक डिबग मोड में होता है और एक आपका साइंड मोड में होता है या फाइनल मोड में होता है, जिसको आप प्ले स्टोर पे, जैसे एप्पल का है तो एप्पल के प्ले स्टोर पे, एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आप इसको लॉन्च करते हो। तो डिबग मोड में वो होता है जो आपकी टेस्टिंग मोड में होता है। तो टेस्टिंग मोड में भी आप क्या कर रहे हो, उसको रन कर रहे हो। रन करने के लिए जो भी आप कोड लिख रहे हो, एक्चुअल में कोड एज इट इज रन नहीं होता, वो कोड एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्रिएट होता है। जैसे कि एंड्रॉइड में .apk फाइल होती है, आईफोन में जो भी XYZ फाइल होती है, देन आपके मैक के अंदर DMG फाइल होती है। तो इस तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए डिफरेंट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, जो ये आपका आईडी है वो बिल्ड करेगा जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर रहे हो। तो वो जो बिल्ड्स हैं, तो वो जितनी भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी बिल्ड्स आपने क्रिएट करी होगी वो सब आपको कहाँ मिलेगी? इस बिल्ड फोल्डर के अंदर मिलेगी। और ये मैं बात कर रहा हूँ डिबग की भी, और अगर आप कोई फाइनलाइज भी क्रिएट करो जो आपको लॉन्च करनी है प्ले स्टोर के ऊपर, तो वो भी आपको इस फोल्डर में मिलेगी। उसके लिए आपको अलग सेटिंग से उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए वो फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बिल्ड करवानी पड़ेगी और वो इसी बिल्ड फोल्डर में मिलेगी। तो इसीलिए इस फोल्डर का नाम होता है बिल्ड। आप यहाँ देख सकते हैं, द बिल्ड फोल्डर कंटेन्स द आउटपुट जनरेटेड व्हेन यू बिल्ड और रन द फ्लटर प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली अगर आप बिल्ड कर रहे हो तब भी आपका वो एक बिल्ड फाइल क्रिएट होगी उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए। एंड जब आप उसको रन भी कर रहे हो तो एक्चुअल में अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे उसको रन कर रहे हो तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो पहले एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट बिल्ड होगा एंड देन फिर उस प्लेटफॉर्म पे रन होगा। तो इसीलिए उन दोनों केसेस में आपका बिल्ड फोल्डर के अंदर वो जो बिल्ड फाइल्स है वो क्रिएट होगी। देन यू विल फाइंड ऑल द रिलीज रिलेटेड रिलीज की मैं बात कर रहा था, जो आपका फाइनल है वो रिलीज होता है। ठीक है, एक डिबग मोड होता है और एक रिलीज मोड होता है। डिबग मोड होता है कि जब हम ऐप डेवलप कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं, डिबगिंग कर रहे हैं, तो जो भी हम APKs या प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो वो आपका डिबग मोड में क्रिएट हो रहा है। एंड देन जब आप उसको फाइनलाइज करके अब आप उन प्लेटफॉर्म्स पे जब लाइव करना चाहते हैं तो उससे पहले आप डिबग मोड को नहीं उन प्लेटफॉर्म्स पे लाइव करोगे, आप उसके लिए एक रिलीज मोड में बिल्ड्स को क्रिएट करोगे और वो सब भी कहाँ मिलती है? आपको इस पर्टिकुलर फोल्डर में मिलती है। तो ये हमारे बिल्ड का रोल होता है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, डिबगिंग कर रहे हैं, या फिर हम उसको फाइनलाइज करके हम एक प्ले स्टोर पे उसको लाइव करना चाहते हैं, तब भी जो हम रिलीज मोड में जो भी बिल्ड्स क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट करेंगे, सो दैट मैं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का जो भी प्ले स्टोर है उसके ऊपर लाइव कर सकूं, तो वो जितनी भी बिल्ड्स हैं वो कहाँ मिलेगी? आपको इस बिल्ड फोल्डर में मिलेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोल्डर की, और ये बिल्ड फोल्डर भी आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसका जो फोल्डर होगा वो ऑरेंज कलर में होगा। अब ऑरेंज कलर का जो फोल्डर होता है इसका मतलब क्या है? ये रन टाइम जनरेटेड फोल्डर्स हैं। मतलब जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो इन फोल्डर में मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होगा। जब हम रन करेंगे, जब भी हम डिबगिंग करेंगे तो रन करेंगे, या फिर हम जब रिलीज कर रहे होंगे तब हम एक बिल्ड क्रिएट करेंगे, तब ये जो फाइल्स है वो क्रिएट होगी इस फोल्डर के अंदर। तो इसीलिए ये रन टाइम क्रिएशन वाला फोल्डर है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके आगे ऑरेंज कलर का दिखेगा। आप चाहें तो इस फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वापस से क्रिएट हो जाएगा जब भी आप नेक्स्ट टाइम रन करेंगे, या नेक्स्ट टाइम जब भी आप डिबगिंग करेंगे या रिलीज मोड में अपना प्रोडक्ट का जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फोल्डर की तरफ। नेक्स्ट फोल्डर इस सीरीज में आता है हमारा iOS। ऑब्वियसली जब हम फ्लटर की बात करते हैं तो इनिशियली जब फ्लटर आया था तो 2 मेन कंपोनेंट्स के लिए आया था, एंड्रॉइड एंड iOS। उसका मेन रीजन भी था कि फर्स्ट टारगेट दी मोबाइल ऑडियंस, तो जितनी भी मोबाइल प्लेटफॉर्म में जितनी भी ऑडियंस है वो आइदर एंड्रॉइड में या iOS के अंदर है। एंड देन उसके बाद में धीरे धीरे विंडोज, वेब, मैक ओएस, लाइनक्स, इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी फ्लटर का प्रोडक्ट डिप्लॉय किया जा सकता है, तो उनके लिए भी फोल्डर मिल जाता है। बट इनिशियली आप देखोगे तो पहले एंड्रॉइड, देन उसके बाद में आपका बिल्ड फोल्डर, उसके बाद में आपको मिलेगा iOS फोल्डर। ये भी आपका iOS प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक जो भी सेटिंग्स होगी वो सेटिंग्स जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। तो उस फोल्डर में आप आईफोन के हिसाब से, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के हिसाब से जो भी आपको सर्टेन चेंजेस करने हैं
या फिर कुछ एडिशनल चीज़ें उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए ही आपको एड ऑन करनी है, तो वो चेंजेस आप कहाँ करेंगे, इस फोल्डर के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिमिलर टू एंड्रॉइड फोल्डर द iOS फोल्डर कंटेन्स iOS स्पेसिफिक सेटिंग्स रिसोर्सेज एंड कोड, ठीक है। देन यू विल मेक द प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड और चेंजेस इन हियर। तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के हिसाब से जो भी आपको चेंजेस करने हैं अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर, कि जब आईफोन में मेरा ऐप रन होगा तो कुछ सर्टेन चेंजेस मेरे को चाहिए रहेंगे या कुछ एडिशनल चीज़ें मेरे को ऐड करनी होगी, फीचर्स ऐड करने होंगे, तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिक जो भी कोड होगा, चेंजेस होंगे, वो मैं इस फोल्डर के अंदर करूँगा, ठीक है। देखो अगर आप नहीं भी करते हैं तब भी आपकी ऐप चलेगी, बट कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो आगे अपन देखेंगे जो आपको चेंजेस करने रहते हैं आईफोन के रियल टाइम जो डिवाइस है उस पर चलाने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें कुछ कुछ फाइल्स होती हैं जिनको हमको चाहिए रहेगा कि हम उसको एक्स कोड के थ्रू रन करवाए, तभी हम एक रियल टाइम आईफोन के ऊपर हमारी ऐप को रन कर सकते हैं। सिमुलेटर पे आप रन कर सकते हो कोई भी आईडी से, सिमुलेटर यानी कि जो आपका वर्चुअल डिवाइस होता है, लेकिन जब आपको रियल आईफोन डिवाइस के ऊपर रन करना होगा तब आपको एक्स कोड की जरूरत पड़ेगी, और तब यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स होती है रनेबल रनर एक्स वर्क स्पेस करके, तो उस फाइल को हमको रन करवाना पड़ेगा, तभी जाके वो जो हमारा प्रोजेक्ट है फ्लटर का वो रन हो पाएगा आईफोन के अंदर। या फिर कुछ भी चेंजेस करने होंगे, सपोज दैट कि मेरे को आईफोन में इस फ्लटर में बाकी सब तो सेम रहेगा, लेकिन ये चीज़ आईफोन में अलग करनी है और ये चीज़ एंड्रॉइड में अलग करनी है, तो वो कोडिंग तो मैं वहाँ कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो इंटरनली मेरे को चेंजेस करने हैं, जैसे कि परमिशन हो गया है, जो भी XYZ एडिशनल चेंजेस हैं जो मेरे को उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के हिसाब से ही लिखना है, तो फिर वो चेंजेस मैं कहाँ करूँगा, इस फोल्डर के अंदर करूँगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फोल्डर की तरफ। नेक्स्ट फोल्डर है हमारा सबसे मेन फोल्डर जिसको हम कहते हैं लिब फोल्डर। लिब फोल्डर को हम कह सकते हैं लाइब्रेरी फोल्डर, मतलब जितनी भी डार्ट फाइल्स आप क्रिएट करोगे फ्लटर के लिए वो सारी की सारी आपके लिब फोल्डर में होगी, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर रहने वाला है। और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा जो फोल्डर आप यूज़ करेंगे वो है आपका लिब फोल्डर। इस लिब फोल्डर को कहते हैं हम लाइब्रेरी फोल्डर, और यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी डार्ट फाइल्स हैं वो हम यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं, या नई क्रिएट करने वाले हैं, या अपडेट करने वाले हैं, वो सारा काम इस लिब फोल्डर के अंदर होगा। और आप देख सकते हैं कि उसका कुछ आइकन कुछ इस तरीके से होगा, ब्लू कलर का। ये अब ये जो आइकन्स हैं आईडी के हिसाब से चेंजेस होते रहेंगे। VS कोड में कुछ अलग दिखेगा, आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में कुछ अलग दिखेगा, बट फोल्डर का जो नाम होगा वो आपका LIB होगा, लाइब्रेरी नहीं होगा। LIB जिस नाम से मैं ऊपर आपको हेडिंग दिख रही है उसी नाम से वो फोल्डर का नेम होगा, ठीक है। द लिब फोल्डर इज द मेन फोल्डर वेयर यू विल राइट ऑल द फ्लटर ऐप रिलेटेड कोड्स, मतलब जितना भी फ्लटर ऐप के डेवलपमेंट में हमको कोई भी कोड लिखना है तो वो हम लिब फोल्डर के अंदर ही करेंगे। और अगर आपने देखा हो तो जो आपका मेन डॉट डार्ट फाइल क्रिएट होती है जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, मैंने आपको बताया जो काउंटर वाला कोड लिखा हुआ आता है वो आपकी मेन डॉट डार्ट फाइल में लिखा आता है, और ये मेन डॉट डार्ट फाइल भी कहाँ होती है, आपके लिब फोल्डर के अंदर होती है। तो आगे जितनी भी हम क्लासेज या फाइल्स क्रिएट करेंगे हमारे ऐप डेवलपमेंट के लिए, फ्लटर ऐप डेवलपमेंट के लिए, वो सब हम कहाँ क्रिएट करने वाले हैं, लिब वाले फोल्डर के अंदर। Initially, it will contain just one single file, main.dart, which has the entry point for a Flutter application. यहाँ से आपका एंट्री पॉइंट रहता है। Flutter एप्लीकेशन जो रन होती है वो आपकी main.dart फाइल के अंदर एक my app करके आप एक क्लास क्रिएटेड होती है और उसके अंदर my home page करके एक आपका पेज क्रिएटेड होता है, ठीक है। तो ये जो main.dart फाइल है ये आपकी स्टार्टिंग या इग्निशन पॉइंट कह सकते हो एक Flutter एप्लीकेशन का, जिसमें ये सारा कोड लिखा होता है। रन टाइम में हम ये भी देखेंगे कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे को नहीं करना मेन डार्ट के अंदर जो भी मैंने माय होम पेज है वो स्टार्टिंग में नहीं चलाना, मेरे को कोई और पेज है जो सबसे पहले ओपन होना चाहिए, तो वो सारे चेंजेस हम इसी फोल्डर के अंदर करेंगे। इसी फोल्डर में अगर नया कोई डार्ट फाइल क्रिएट करनी है तो वो मैं क्रिएट करूंगा, कोई पहले से डार्ट फाइल है उसमें चेंजेस करनी है, तो सारा काम कहाँ होगा, इस लिब वाले फोल्डर के अंदर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फोल्डर के अंदर। तो लिब वाले फोल्डर को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है आपके डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद में आता है आपका टेस्ट फोल्डर। ऑब्वियसली जब आप एक ऐप को डेवलप कर रहे हैं तो दो तरह की टेस्टिंग होती है, एक होती है आपकी मैनुअल टेस्टिंग और एक होती है ऑटोमेशन टेस्टिंग। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, देखो मैनुअल टेस्टिंग तो आप ऐप चला के डिबगिंग करके देख सकते हो कि यार ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऑटोमेशन की हेल्प से आप जो यूनिट टेस्टिंग या टेस्ट केसेस क्रिएट करते हो उसका क्या रोल होता है कि डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज में, डिफरेंट एनवायरमेंट्स में हमारा जो ऐप है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है और कौन सी ऐसी चीजें जिसको हमको और बेटर करना है सो दैट हमारी ऐप जो है वो यूएक्स वाइज, यूजर एक्सपीरियंस वाइज और इंप्रूव हो सके। तो वो जितने भी टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं या टेस्टिंग की जाती है, यूनिट टेस्टिंग, जे यूनिट टेस्टिंग एक फ्लटर एप्लीकेशन के ऊपर, सो दैट हमारा जो ऐप है उसका जो यूजर एक्सपीरियंस है और अच्छा हो सके। कि जैसे रन टाइम में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे रन टाइम में बैटरी कंजप्शन है, जैसे रन टाइम में लेस पावर कंज्यूम हो, लेस बैटरी कंज्यूम हो, लेस मेमोरी रिक्वायर्ड रहे, या हम जब कोई भी फ्लटर एप्लीकेशन क्रिएट करें अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए तो उनका जो साइज है वो रिड्यूस्ड रहे। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो
ऐप डेवलप होने के बाद में, या कोई भी एक आपने ऐप डेवलप करी है, उसका एक मॉड्यूल आपने डेवलप किया है, तो उस मॉड्यूल पे भी आप टेस्ट केसेस लिख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। तो उससे रिगार्डिंग जितनी भी फाइल्स होगी वो आपको टेस्ट फोल्डर में मिलेगी। द टेस्ट फोल्डर इज सेट टू कंटेन एनी टेस्टिंग रिलेटेड कोड्स दैट यू राइट। तो जो भी टेस्टिंग रिलेटेड आप जो भी टेस्ट केसेस क्रिएट करते हो वो आपको कहाँ लिखने होंगे, टेस्ट फोल्डर के अंदर। इफ यू डिसाइड टू राइट टेस्ट केसेस यू विल बी एडिंग कोड इन हियर। तो इससे हमको ये क्लियर हो गया कि जब भी हम आगे ऑटोमेशन टेस्टिंग देखेंगे कि कैसे हम फ्लटर एप्लीकेशन के ऊपर ये टेस्टिंग कर सकते हैं, तो उसमें हम टेस्ट केसेस दिखेंगे, रन टाइम टेस्टिंग करेंगे, तो वो सारे मॉड्यूल्स के ऊपर जो भी टेस्ट केसेस क्रिएट होंगे या टेस्टिंग होगी उस समय इस टेस्ट फोल्डर की हमको रिक्वायरमेंट रहेगी। अभी इनिशियली आपको टेस्ट फोल्डर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फोल्डर की तरफ। फिर आता है .gitignore। ठीक है, गिट के बारे में आपने सुना होगा, नहीं भी सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। VCS, तो VCS मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसके बारे में अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा गिट को यूज करते हैं हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम मेनली जहाँ पे भी आप जाओगे, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप ऐप डेवलप कर रहे हो या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो या वेब डेवलप कर रहे हो या वेब सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, तो उन सारे केसेस में अपने जो प्रोजेक्ट का है वो बैकअप हमेशा हम कहाँ रखते हैं, इस गिट की हेल्प से हम गिटहब पे या बिटबकेट पे रखते हैं। तो उस केस में हमको क्या करना होगा, उसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं गिट के ऊपर, जैसे कि पुश ऑपरेशन, पुल ऑपरेशन, ब्रांच क्रिएशन, कमिट करना, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जब हम पुश करते हैं, तो अगर मैं बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, एक टीम के साथ में काम कर रहा हूँ, तो मेरा एक मॉड्यूल है, बाकी सबके कुछ और मॉड्यूल्स है, वो कंबाइनली हम एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोजेक्ट होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसी अननेसेसरी फाइल्स होंगी जो हमको रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब हमको जब ऐप डेवलप कर रहे हैं या रन कर रहे हैं या मैं उसमें प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो उस समय उन फाइल्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब मैं उस कोड को पुश कर रहा हूँ तो उन फाइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड होती है। तो अगर मैं किसी टीम के साथ में वर्क कर रहा हूँ और मेरे प्रोजेक्ट में ये फाइल्स है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसका एक मॉड्यूल डेवलप कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने जो भी चेंजेस की तो मैं रन करके देखूंगा, तो रन करते वक्त कुछ ऐसी फाइल्स क्रिएट हो जाती है जो क्या होगी, आपकी अननेसेसरी होगी, कि दूसरे मेंबर को भी वो फाइल चाहिए, क्योंकि वो उसके सिस्टम पे खुद की होगी। जब वो डेवलपमेंट करेगा तो उस समय जनरेट होगी वो फाइल्स होगी, तो वो फाइल्स उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हिसाब से होगी, जब वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी उस पर्टिकुलर लैपटॉप के अंदर, उस पर्टिकुलर मेंबर के पीसी या लैपटॉप के अंदर। ऐसा ही सबके केस में रहेगा। तो अगर मैं एक यूनिक प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूँ इन सारे मेंबर्स के बीच में, तो उसमें क्या होगा कि जब भी मैं अपना कोड पुश करूंगा तो ये अननेसेसरी जो फाइल्स हैं वो भी अपलोड हो जाएगी, जो कि रिलेवेंट नहीं है बाकी डेवलपर्स के लिए, क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट को पुल करेंगे और डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे या चेंजेस के हिसाब से डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, तो ये जितनी भी फाइल्स मैंने पुश करी है ये फिर से नई जनरेट होगी उन पर्टिकुलर कंप्यूटर्स के ऊपर। तो इसीलिए इन पर्टिकुलर फाइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो उन फाइल्स को मैं कहाँ प्लेस करूंगा, गिटिग्नोर के अंदर। यानी कि गिटिग्नोर के अंदर हमको वो फाइल्स को प्लेस करनी होती है जो मैं गिट पे अपलोड नहीं करवाना चाहता। ठीक है, मतलब जब मैं पुश कर रहा हूँ अपने कोड को, तो मैं नहीं चाहता कि ये फाइल्स भी इसके साथ में कमिट हो और पुश हो जाए, तो उस केस में हम गिटिग्नोर को यूज करते हैं। और इस पर्टिकुलर फोल्डर में भी आपको चेंजेस करने की तभी रिक्वायरमेंट होगी जब आप गिट को यूज कर रहे हो और जब आप एक प्रोफेशनली किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और मल्टीपल मेंबर्स के साथ में, मतलब एक टीम के साथ में एक प्रोजेक्ट पे, एक ही प्रोजेक्ट पे, सिंगल प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो और आपके पास में कुछ अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जो आप अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उस केस में आपको इस फोल्डर की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, सो दैट जब भी आप पुश करो तो आपकी जो अननेसेसरी फाइल्स हैं जिनको रिक्वायर्ड नहीं है आपको पुश करना, तो वो सारी चीजें इग्नोर हो जाएगी गिट की रिपोजिटरी में पुश करते वक्त। ठीक है, दिस इज अ गिट स्पेसिफिक फाइल, गिट के लिए यूज में आती है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए यूज में आती है। यू कैन एडजस्ट द .gitignore फाइल टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी फाइल्स फोल्डर्स एज यू नीड। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं जब आप गिट की हेल्प से वर्जन कंट्रोल सिस्टम को मैनेज कर रहे होते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। देखो आगे हमारा एक पूरा वीडियो रहेगा, लेक्चर रहेगा कि कैसे हम हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट को गिट रिपोजिटरी के ऊपर, यानी गिटहब के ऊपर, बिटबकेट के ऊपर, गिट VCS की हेल्प से हम उनको रिपोजिटरी को पुश करें या पुल करें, और जितने भी ऑपरेशंस हो सकते हैं जैसे कि ब्रांच क्रिएट करना, तो ये सारा कुछ हम फ्लटर के अंदर कैसे सेटअप करना है ये भी सीखेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो उस समय आपको इसका इंपॉर्टेंस जो है वो समझ में आएगा कि ये फोल्डर क्यों क्रिएट होता है, उसका क्या रोल है। ठीक है, तो अभी आपको एक बेस आइडिया हो गया होगा कि जब हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर VCS यानी कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम को यूज करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है, गिट को ही यूज करेंगे। तो उस गिट को यूज करते वक्त जब हम पुश करते हैं कोड को हमारे रेपो के अंदर या पुल करते हैं, तो मेनली जब पुश करते हैं तो हम नहीं चाहते कुछ फाइल्स जो हैं जो ऑटो जनरेटेड है कोड के अंदर, जो ऑटो जनरेट होती है हर प्लेटफॉर्म पे होगी, जब भी उस प्लेटफॉर्म पे ये पुल किया जाएगा और डेवलप किया जाएगा, तो उन फाइल्स को अननेसेसरी मेरे को पुश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस गिटिग्नोर फाइल का मैं यूज करूंगा। ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है, गिट इसको इग्नोर करने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फोल्डर की तरफ। तो अब जो नेक्स्ट फोल्डर आता है उसका नाम है .metadata। मेटाडेटा नाम से समझ में आ रहा है जहां पे आप डेटा से रिलेटेड डेटा रखते हैं। ठीक है,
यानी फ्लटर टूल से रिगार्डिंग जितना भी मैनुअल डेटा होगा या फ्लटर प्रोजेक्ट रिगार्डिंग जितना भी डेटा मैनेज्ड होगा या फ्लटर प्रोजेक्ट रिगार्डिंग जो भी सेटिंग्स या डेटा होगा वो आपका कहाँ स्टोर होगा, मेटा डेटा के अंदर होगा। और यहाँ पे इस फोल्डर में भी आपको चेंजेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आगे जरूरत पड़ेगी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि कौन से फोल्डर्स स्टार्टिंग से एंड तक इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि अभी तक एक वो फोल्डर आया जिसका नाम होता है लिब फोल्डर। दूसरे मैंने आपको ऐसे फोल्डर्स बताए हैं जो आगे चल के आपको जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़े, और एक ऐसे फोल्डर्स का नाम बताया जिनकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, वो आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, वो या तो आईडी मैनेज करेगी या फ्लटर का जो एसडीके है डेवलपमेंट के दौरान उसको जो फ्लटर का डेवलपमेंट प्रोसेस है उस केस में वो ऑटोमेटिकली मैनेज रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज द नेम सजेस्ट द डॉट मेटा डेटा फाइल कंटेन्स फ्लटर प्रोजेक्ट रिलेटेड मेटा डेटा दैट फ्लटर टूल्स यूजेस। ठीक है, यू शुड नॉट मेक एनी मैनुअल चेंजेस टू दिस फाइल। आपको कुछ भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती इस फोल्डर के अंदर। देन चलते हैं हम नेक्स्ट। ये फोल्डर नहीं है, फाइल्स ही है। ठीक है, ये नॉर्मली फाइल ही होगी, एक फाइल जैसा फाइल दिखेगा। फोल्डर में आपका फोल्डर जैसा आइकन होगा। ठीक है, तो यहाँ भी एक फाइल होगा। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब आता है डॉट पैकेजेस। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये पैकेजेस हैं। जैसे कि जब हम फ्लटर कोड का डेवलप कर रहे हैं तो हम जिन भी टूल्स को या विजेट्स को यूज कर रहे हैं तो वो सारी चीजें एक पैकेजेस के अंदर स्टोर्ड है। अब ये जो पैकेजेस हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, प्री इंस्टॉल पैकेजेस एंड यूजर डिफाइंड पैकेजेस। तो प्री इंस्टॉल पैकेजेस क्या होंगे, जो पहले से इसमें इंस्टॉल्ड आए हैं, जो फ्लटर टूल्स के साथ में आपको पहले से प्री बिल्ट मिले हैं, जिनको आप यूज करके ही फ्लटर में डेवलपमेंट करते हो या फ्लटर के कुछ कंपोनेंट्स को यूज करते हो, तो वो सारे पैकेजेस प्री बिल्ट या इन बिल्ट पैकेजेस होंगे। एंड जो यूजर डिफाइंड पैकेजेस होंगे वो कौन से होंगे, जो यूजर ने यानी कि एज अ डेवलपर मैंने जब डेवलपमेंट स्टार्ट किया तो मैंने कुछ पैकेजेस खुद के लिए क्रिएट करे सो दैट मैं आगे यूज कर पाऊँ, तो उन पर्टिकुलर पैकेजेस को कहा जाता है यूजर डिफाइंड पैकेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ फ्लटर प्रोजेक्ट कोड इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस। अगर आप जब भी फ्लटर ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे हम आगे, तो आपको बताऊंगा देखो ये जो चीज़ है, ये जो क्लास है ये इस पैकेज के अंदर से है, ये क्लास है जो इस पैकेज के अंदर से है। तो हम जब डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो हमको उन पर्टिकुलर क्लास की जरूरत पड़ेगी, तो उन क्लास को लेने के लिए हमको उस पैकेज को इंपोर्ट करना होगा सो दैट मैं उस क्लास को रीयूज कर सकूँ मेरे उस पर्टिकुलर फ्लटर डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर, तो दैट वो चीज़ यूज में आ सके। मेरे को उसके लिए पूरा जीरो से कोड लिखने की जरूरत नहीं है और ऐसे फ्लटर ऐप डेवलपमेंट हमारा और फास्ट हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा। तो उस केस में हम उन लाइब्रेरीज या पैकेजेस को यूज करते हैं। Some packages are pre-installed with Flutter, Flutter के साथ ही आते हैं, while others are downloaded during development। जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तब भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो लाइब्रेरीज हैं, जो कुछ तो लाइब्रेरीज होंगी जो आपको प्री डिफाइंड मिलेगी, पहले से बिल्ट इनबिल्ट मिलेगी, कुछ होंगी जो आपको रन टाइम में रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है। जो इनबिल्ट होती है ना वो ज़्यादा यूज में आती है, इसीलिए वो इनबिल्ट होती है। और कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती है जो हर कोई डेवलप करेगा तो उसको जरूरत नहीं पड़ने वाली, जिनको जरूरत पड़ेगी वो एडिशनली उनको यूज करेंगे। और मैं भी बताऊंगा अभी कि वो कहाँ से स्पेसिफाई होती है, देन वो इस फ्लटर प्रोजेक्ट में यूज की जाती है। देन आता है द डॉट पैकेजेस होल्ड द पाथ टू ईच ऑफ द लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस इन योर लोकल कंप्यूटर। तो यहाँ पे डॉट पैकेजेस के अंदर एक्चुअल में उनका पाथ होता है जहाँ पे वो एक्चुअल में उनका सोर्स कोड पड़ा है। ठीक है, उन लाइब्रेरीज का या पैकेजेस का सोर्स कोड जहाँ पे पड़ा उनका जो पाथ है वो कहाँ डिफाइंड होता है, डॉट पैकेजेस के अंदर। यू डू नॉट नीड टू मेक एनी मैनुअल चेंजेस टू दिस फाइल। तो इस फाइल में भी आपको चेंजेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम पैकेजेस कैसे ऐड करेंगे, कोई मैनुअल ऐड करना है या कोई नई लाइब्रेरी ऐड करनी है, वो आगे मैं एक आपको फाइल बताऊंगा जहाँ पे आपको मैनेज करने की जरूरत है। इस फाइल में कुछ भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट फाइल या फोल्डर की। नेक्स्ट होता है हमारा pubspec.log फाइल। अब देखो pubspec.log फाइल को समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल को हम समझ लेते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड ही आपका pubspec.log फाइल है। तो वो फाइल और कुछ नहीं है, pubspec.yaml फाइल है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं। pubspec.yaml फाइल तो आपकी ऐप के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें, जैसे कि फॉन्ट में चेंजेस, लाइब्रेरी एडिंग, इमेज एडिंग, जितनी भी चीज़ें जो आप फ्लटर ऐप डेवलपमेंट के टाइम पे यूज़ करने वाले हैं, उन सब का डिक्लेरेशन कहाँ होता है, इस pubspec.yaml फाइल के अंदर। जैसे आप इस फाइल में चेंजेस करते हैं तो आपके चेंजेस करने के बाद में pub स्पेस गेट कॉल करना जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि जो भी आपने चेंजेस किए होते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। देन उस फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर जो मेन डॉट डाट फाइल है या जितनी भी दूसरी डाट फाइल्स हैं जिनके अंदर आप अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं फ्लटर के रिगार्डिंग, वो तो जो चेंजेस आपने अप्लाई करने हैं वो अप्लाई हो जाए जब आप pub space डॉट गेट करें, एंड देन फिर आप उनको अपने फ्लटर डेवलपमेंट के अंदर यूज कर पाएं। जैसे लाइब्रेरी का इंक्लूजन हो गया, फॉन्ट का इंक्लूजन हो गया, इमेजेस का इंक्लूजन हो गया, प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो सेटिंग्स है वो सब की सब आपकी कहाँ होगी, इस pubspec.yaml फाइल के अंदर होगी। तो आपका कुछ इस
आइकन के साथ में आपको YAML फाइल दिखेगी, आप यहाँ देख सकते हैं YAML, ठीक है। इसका लोगो इस तरीके से होगा। अगर ये लोगो है या ये नाम है, दैट मीन्स ये सेकंड इंपॉर्टेंट फाइल है आपके फ्लटर के अंदर। देखो, फ्लटर डेवलपमेंट जब आप बिगनर से एडवांस लेवल तक भी जाओगे तो ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपका एक तो लिब फोल्डर और एक pubspec.yaml फोल्डर, ये वो दो कंपोनेंट्स हैं जो थ्रू आउट द फ्लटर ऐप डेवलपमेंट आपको सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। देन कुछ फोल्डर्स ऐसे होंगे जो जरूरत पड़ी तो काम आएंगे, या जब आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय कर रहे होंगे तब काम आएंगे, अनटिल अनलेस उनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और कुछ फोल्डर्स ऐसे होंगे जो ऑटो जनरेटेड होंगे, ठीक है, जो जनरेट होंगे रन टाइम में, और कुछ फोल्डर ऐसे होंगे जिनकी आपको कभी रन टाइम में जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये जो pubspec.yaml फाइल है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है जो आपके प्रोजेक्ट में रहेगी। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो आपका लिब फोल्डर है, जहां पे आप फ्लटर डेवलपमेंट का जो पूरा कोड है, जो कोडिंग वाला पार्ट है, वो आप वहां करने वाला है। डार्ट के अंदर की जो भी कोडिंग होगी वो डार्ट फाइल्स क्रिएट कहाँ करेंगे हम, लिब फोल्डर के अंदर, एंड वहीं हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। एंड देन ये आती है आपकी pubspec.yaml फाइल। तो वेट अ सेकंड, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था pubspec.log के बारे में, तो ये डिफरेंट कैसे है और ये कैसे डिपेंडेंट है उस फाइल के ऊपर, क्या वो फाइल इसके ऊपर कैसे डिपेंडेंट है? तो हाँ, वो जो आपकी pubspec.log फाइल होती है वो इस पर्टिकुलर YAML फाइल के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि जितने भी पैकेजेस, लाइब्रेरी आप रन टाइम में यूज करते हैं, बिल्ड करते हैं pubspace.get करने से, तो उसी के बेसिस पे आपकी एक pubspec.log फाइल क्रिएट होती है रन टाइम में। ये फाइल जो होती है, जब भी आप pubspace.get करते हैं तब इसमें चेंजेस आते हैं और ये फाइल क्रिएट होती है विद न्यू लाइब्रेरी चेंजेस। जो भी आपने लाइब्रेरी में चेंजेस किया है, जो भी इस पर्टिकुलर फाइल में चेंजेस किया, उसी के हिसाब से ये लॉग फाइल क्रिएट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हम आगे हम गेट का इंक्लूजन करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, और जब मैं अपने कोड को पुश करूंगा तो गेट इग्नोर को यूज करते हुए मैं सबसे पहले pubspec.log फाइल को इग्नोर करवाऊंगा या एक्सक्लूड करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा उसका एक्सक्लूजन? क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि जो pubspec.log फाइल है वो प्रोजेक्ट में अपलोड हो, यानी मेरी रेपो के अंदर अपलोड हो। क्योंकि जो भी उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा होगा, जब उसको डाउनलोड करेगा और अपने लैपटॉप के ऊपर रन करेगा, तो रन करेगा उससे पहले pub-space-get कॉल होगा और वो वापस से उस पर्टिकुलर pubspec.yaml फाइल के हिसाब से एक pubspec.log फाइल क्रिएट करेगा। और इस तरीके से, इस प्रोसेस से हमको pubspec.log फाइल को मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती और ना ही उसमें चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको pubspec.log फाइल के बारे में बता देता हूँ। The pubspec.log file is a helper file created next to pubspec.yaml file. ये जस्ट उसके पास में होती है, pubspec.log पहले होगी तो YAML उसके जस्ट नीचे होगी। It lists the specific version of each dependency that packages use in your app and ensures the version stays consistent across the different developers machine. ठीक है, no need to make any changes here. तो ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है आपके pubspec.yaml फाइल से। जो भी आप वहाँ पे लाइब्रेरीज डालते हैं, जो भी आप वर्जन्स वहाँ यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पे ये जनरेट की जाती है। और ये मेंटेन रखने के लिए थ्रू आउट सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये मेंटेन रहे वर्जन्स, उसके लिए pubspec.log फाइल का यूज़ किया जाता है। और ये आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं, यानी कि आपको अगर कोई दूसरे लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर स्विच करना है और प्रोजेक्ट को लेके जाना है तो आप कर सकते हो कैरी, ऐसा कोई एडिशनल बात नहीं। लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो pubspec.log फाइल वापस से जनरेट होगी जब भी आप फर्स्ट टाइम रन करोगे। वो आपकी किस पे बेस्ड होगी? आपके pubspec.yaml फाइल के ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट फाइल के ऊपर। अब जो फाइल हमारे पास में आई है ये होती है हमारी लास्ट फाइल। ये हमेशा प्रोजेक्ट के अंदर लास्ट में आपको दिख जाएगी, readme.md। जब हम रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे गिट के अंदर, या हम रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं गिट के अंदर, तो वहाँ पे एक रीडमी फाइल होती है जो आपके रिपोजिटरी या प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है, क्या क्या वर्जन्स आ चुके हैं, क्या क्या, मतलब डिटेल में आप एक फाइल के अंदर मैनेज कर रहे हो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या किया है। तो वो सारा आपका किस में होगा? readme.md के अंदर। आपको इसमें चेंजेस करने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। बट जब हम गिट को यूज़ करेंगे, गिट की हेल्प से हम गिटहब के ऊपर या बिटबकेट के ऊपर जब हमारी रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे और हमारा पूरा का पूरा जो सोर्स कोड है वो गिट पे पुश करेंगे या गिट पे इंसर्ट करेंगे, तो वहाँ जो रेपोजिटरी क्रिएट होगी, और अगर वो मैं पब्लिक बना रहा हूँ, पब्लिक रेपो क्रिएट कर रहा हूँ, तो जो भी यूजर्स हैं जो हमारी रिपोजिटरी को देख रहे हैं, क्योंकि अब हमारी रिपोजिटरी जो पब्लिक है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं उनका यूज़ केसेस बता रहा हूँ कि यार ये प्रोजेक्ट मैंने किसके लिए बनाया, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वर्जन्स हैं, उनको कहाँ कहाँ यूज़ लेना है, कैसे यूज़ लेना है, वो सारा काम कहाँ होगा? readme.md के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं readme.md is a markdown format file. MD stands for markdown file format which is primarily used to describe your project and git repo. git के अंदर जो रेपो क्रिएट होगी तो वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे यूज में आता है। वहाँ पे आप उसका एक तरह से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में या रेपोजिटरी के बारे में, ठीक है। यू कैन राइट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक थिंग्स लाइक व्हाट योर प्रोजेक्ट डज और हाउ टू यूज सर्टेन लाइब्रेरीज।
कि आगे हम देखेंगे कि कैसे हमारे प्रोजेक्ट को दो तरीके से क्रिएट किया जाता है। एक प्रोजेक्ट होता है जिसका हम ऐप डेवलप करते हैं और जो हमारे यूजर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, वो उसको कंज्यूम करते हैं। और दूसरे तरीके से मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ एज अ लाइब्रेरी, सो दैट कोई दूसरा डेवलपर, कोई दूसरा फ्लटर डेवलपर मेरे कोड को रीयूज करना चाहता है या फिर एक पर्टिकुलर फीचर को रीयूज करना चाहता है, और उस पर्टिकुलर फीचर के ऊपर मैंने क्या कर रखा है, एक लाइब्रेरी क्रिएट कर रखी है। तो उसको वो फीचर को डेवलप करने के लिए पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल सा गिटहब के ऊपर या बिटबकेट के ऊपर जाके मेरी रेपोजिटरी को डाउनलोड कर सकता है और puffspec.yaml में उसको इंक्लूड कर सकता है और मेरी रेपोजिटरी को एज इट इज, मतलब मेरी एक लाइब्रेरी को एज इट इज वो अपने प्रोजेक्ट में रीयूज कर सकता है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं लाइब्रेरी क्रिएशन। और उस केस में ये जो readme.md फाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे आप यूज केसेस बता सकते हो कि कैसे यूज करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या वर्जन है, अबाउट रिपोजिटरी, सब कुछ आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो ये मेन रोल होता है readme.md फाइल का। तो यहाँ खत्म होता है हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कि जब हम फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है प्रोजेक्ट का वो किस तरीके से रहता है, उनमें क्या क्या फोल्डर्स होते हैं। इसमें कुछ और फोल्डर्स भी होंगे जो आपको यहाँ नहीं दिखते हैं या इनिशियली नहीं दिखते हैं, रन टाइम क्रिएट होंगे या प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक क्रिएट होंगे, जैसे कि विंडोज हो गया, वेब हो गया, देन मैक हो गया। तो ये जब हम उन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए ऐप डेवलप कर रहे हैं या उन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब हम डेवलप करेंगे तो उन फोल्डर्स का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हमको कुछ सर्टेन चेंजेस करने हैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक या कुछ एडिशनल फीचर्स को ऐड ऑन करना है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, तो हम उस फोल्डर का यूज करेंगे और उस समय उस फोल्डर की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाएगी। अनटिल उस फोल्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली उन फोल्डर में बिना चेंज किए भी अपना फ्लटर डेवलपमेंट स्मूथली एग्जीक्यूट करवा सकते हो, कंडक्ट करवा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।